चलिए देखते हैं पॉलिटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान करिए। इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में, यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है, आदर्श संविधान है जो जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। बी नंबर दिया गया है, यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। हमें संविधान पर पूर्ण विश्वास है और इसमें लिखी गई बातों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। इसी कारण से हमारे देश में एकता बनी हुई है। तीसरा नंबर ऑप्शन, यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। यह भी बिल्कुल सही बात है। संविधान में हर एक बातों का लिखित विवरण दिया गया है, कैसे सरकार बनेगी, किस प्रकार सरकार काम करेगी, किस व्यक्ति के मौलिक। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का निर्वाचन आयोग ऑप्शन को देखते हैं। एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है या एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जो भाग 15 के 324 से स्टार्ट होकर के 329 तक दिया गया है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक भारत में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। बताना है कि एक साधारण जो विधेयक होता है उसे कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। सही ऑप्शन इसका अगर हो जाएगा तो संसद के किसी भी सदन में इसे प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में आर्टिकल 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर साधारण विधेयक को एक सभा में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में उसे सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर किसी एक सभा में साधारण विधेयक को पास किया जाता है तो दूसरे सदन में उसे सहमति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में सहमति के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, आर्टिकल 111 के तहत, आर्टिकल 101 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर उसमें जरूरत पड़ती है संशोधन की तो राष्ट्रपति संशोधन के लिए उस विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। और यह अधिकार राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन 1978 में दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। इसके बाद आर्टिकल 108 की अगर बात करते हैं तो अगर किसी प्रकार से विधेयक में डिस्कशन या फिर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। बताना है कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर वित्त विधेयक की बात करते हैं, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की,
अगर वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। किसी भी सदन में, दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। आर्टिकल 109 के तहत आर्टिकल 109 में धन विधेयक को की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह बताने का अधिकार केवल लोकसभा के स्पीकर को होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह बताने का अधिकार केवल लोकसभा के स्पीकर को होता है। धन विधेयक पर अगर बात करते हैं तो धन विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। इसलिए धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं, या दूसरे मामले में कहें कि राष्ट्रपति का इन पर कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। इतना ही नहीं, धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सलाहकारी शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक पास होने पर राज्यसभा केवल उसे सलाह दे सकता है, उसमें बदलाव वगैरह नहीं करने की पावर राज्य सरकार के पास नहीं है। आर्टिकल 110 के तहत आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है और आर्टिकल 109 में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, जनहित वादे के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं। बताना है कि जनहित वाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, उसे कहीं भी जाने का अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलोमन इकाई है। ये भी गलत बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर बात करते हैं तो वह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है। संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। सही आंसर इसका हो जाएगा, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में बना था। 2002 में बना था। सितंबर 2002 को सूचना स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। सितंबर 2002 को उससे सूचना अधिनियम को पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? सही आंसर इसका हो गया मणिपुर राज्य। 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। पूरी बात देख लेते हैं। 21 सितंबर 1949 को 21 सितंबर 1949 को एक विलय पत्र तैयार किया गया था, या कह सकते हैं कि विलय संधि तैयार की गई थी मणिपुर और भारत स्टेट के बीच में। मणिपुर और भारत स्टेट के बीच में विलय पत्री के सिग्नेचर के बाद या विलय पत्री के सहमति के बाद 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत का दर्जा दे दिया गया। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत का दर्जा दे दिया गया था। इसी के बाद 21 जनवरी 1972 में मणिपुर को पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया था, या कह सकते हैं मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद का कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। विधि का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है, यह संसद का कार्य है। कार्यपालिका की नियुक्ति, यह भी बिल्कुल सही बात है, संसद का ही कार्य है। सी नंबर, वित्तीय मामलों का नियंत्रण, यह भी सही बात है। संसद का जो कार्य की अगर बात करते हैं तो संसद का कार्य इनमें से सभी है, यानी कि सही आंसर हमारा हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल हैं। ए नंबर कृषि, बी नंबर संचार, सी नंबर रक्षा, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। संघीय सूची के अंतर्गत कृषि, रक्षा, संचार सभी शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया पंचायत लेवल पर स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर 1992 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज की बात कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज को 1992 में इसे दर्जा प्राप्त किया गया था, या 1992 में स्थानीय स्वशासन पंचायत को वाली पद्धति को अपनाया गया था, और 1992 में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को अपनाया गया था, और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन या पंचायत की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? बताना है कि किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। पहले ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटेन में, इटली में और जर्मनी और बेल्जियम। अगर बात करें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तो इन तीनों देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रावधान है। इन तीनों देशों में अर्थात ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। और ब्रिटेन को तो जहां तक बात करते हैं ब्रिटेन को तो लोकतंत्र की जननी भी माना जाता है। ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी माना जाता है, या कह सकते हो कि संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना गया है। इस तरह का सही आंसर हो गया ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर संसदीय प्रणाली के जनक की बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, और भारत के जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के तर्ज पर ब्रिटेन में हाउस और कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बनाया गया है। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? कौन सा जो वर्ड है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार। ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है। बहुमत का शासन अथवा या व्यक्तिगत अधिकार, किसी एक व्यक्ति का अधिकार अगर हो तो यह लोकतंत्र के विरोध है।
सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ये भी बिल्कुल लोकतंत्र के विरोध में आता है। सीमित शासन और लोकप्रिय प्रभुसत्ता, किसी एक लोकप्रिय व्यक्ति के द्वारा पूरी सत्ता पर काबज करना या उसी लोकप्रिय व्यक्ति के द्वारा पूरे सरकार को चलाना, यह भी लोकतंत्र के विरोध में आता है। निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, ये भी बात करते हैं तो ये भी लोकतंत्र के विरोध की भी बात कही गई है। इसमें निजी संपत्ति पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक संपत्ति पर ज्यादा बल दिया गया है। यहाँ बात किया गया है निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व की, तो ये भी धर्म संकट के अधीन आता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे तरफ से, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता है, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता है कि के लिए किसको मूल कारण माना जाता है। बोल रहा है इतनी अधिक अस्पष्टता का जो मूल कारण है वो क्या है और किस कारण से लोकतंत्र में इतनी अधिक अस्पष्टता है, क्यों लोकतंत्र को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। इसका सही आंसर होगा विवादित उद्भव। विवादित उद्भव के कारण लोकतंत्र में अत्यधिक अस्पष्टता आती है, बहुत ज्यादा अस्पष्टता आती है। सच मायने में कहा जाए कि लोकतंत्र की जो मूल परिभाषा है वह हर एक देश अपने अपने अनुसार लोकतंत्र को नए तरीके से गठित कर देते हैं। जैसे भारत और चीन की अगर बात करते हैं तो भारत और चीन दोनों देशों ने अपने आप को लोकतांत्रिक देश के रूप में माना है, दोनों देश में लोकतांत्रिक देश के रूप में माना गया है। बेल्जियम, भारत, चीन, श्रीलंका, ये सभी देशों में कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन है, लोकतंत्र का शासन है। मगर इंटरनली बात कहें तो सभी देशों ने अपने स्तर पर लोकतंत्र की परिभाषा में बदलाव किए हैं। जैसे चीन की अगर बात करते हैं तो चीन में एक पार्टी का शासन चलता है, किसी एक सर्वदलीय पार्टी का शासन चलता है, जिसमें किसी एक पार्टी के द्वारा ही ये चीन पर राज किया जाता है या चीन का शासन किया जाता है, चीन की सरकार बनती है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहीं दूसरे अन्य देशों की बात करते हैं बेल्जियम में, तो वहां भी 3 पार्टी की सिस्टम है, और जो बिल्कुल भाषा के आधार पर वहां 3 पार्टी को बनाया गया था। चीन जैसे देशों में या साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों में भी कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की अवधारणा है, या इन देशों में भी उन लोगों ने भी अपने संविधान को लोकतांत्रिक संविधान माना है। वो भी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उनके देशों में भी या सभी देशों में जो व्यक्ति का जो अधिकार होता है, समान अधिकार, वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो मूल परिभाषा होती है वह बिल्कुल अस्पष्ट है। इस कारण हर एक देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र की एक परिभाषा देते हैं, और यही कारण है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा हो गया वो एक विवादित उद्भव के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा को विवादित उद्भव के रूप में माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकतंत्र में एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर लोकतंत्र की परिभाषा की बात करते हैं तो बस हमें इतना समझना है कि अगर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल रहा है तो इस हिसाब से हम लोकतंत्र की परिभाषा को मान सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार ही सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन तंत्र। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा यह दी गई थी कि जो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन तंत्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समसामयिकी काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना गया है? यानी कि पुरानी काल की अगर बात करते हैं तो किस काल में, आरंभिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना गया? किस देश में लोकतंत्र सबसे पहले शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया गया भारत, अमेरिका, फ्रांस, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भारत। समसामयिक काल या प्राचीन काल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लोकतंत्र की जननी या सबसे पहले लोकतांत्रिक राज्य की अगर अवधारणा है वो भारत से शुरू हुई थी, भारत से ही शुरू हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बात करते हैं
विश्व में प्रथम गणराज्य या लोकतांत्रिक राज्य की अगर कहीं पर लिखित साक्ष्य मिलता है तो वो है लिच्छवी राज्य का, तो वो है भारत के लिच्छवी राज्य में। भारत के लिच्छवी राज्य में सबसे पहले लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन का प्रावधान या गणतंत्रात्मक शासन का साक्ष्य मिला था हमें, जहां राजा का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता था। अमेरिका और फ्रांस की अगर बात करते हैं तो आधुनिक काल में लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी या कह सकते हैं वो नींव रखी गई थी, वो सबसे पहले अमेरिका में रखी गई थी। आधुनिक काल में लोकतंत्र की नींव सबसे पहले अमेरिका में रखी गई थी। लेकिन अगर बात करते हैं विश्व में जहां से लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी, जहां से पूरे देश में लोकतंत्र का एक कॉन्सेप्ट पूरे देश में फैला, वो है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस के राजा की जो मृत्यु की गई थी, उनकी हत्या करने के बाद ये लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे देश में, पूरे यूरोप होते हुए बाकी देशों में भी पूरी तरह से फैल गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की है? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता की रक्षा करना है और किससे? लोकतंत्र से। स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की है। टी.एच. ग्रीन, H.D. कोल, दैट ऑप्शन इसका देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टी.एच. ग्रीन के द्वारा। टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि स्वतंत्रता की रक्षा हमें लोकतंत्र से करनी है। क्या कह सकते हो कि स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? ऑप्शन दिया गया स्वतंत्रता के लिए, बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए। कल्याण के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास के लिए, यह भी सही बात है। इस तरह हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हमें लोकतंत्र की आवश्यकता स्वतंत्रता के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए, लोक हित कल्याणकारी कार्यों के लिए, सहभागिता के लिए, समानता बनाने के लिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, शांति और समृद्धि के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन की देखरेख में भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 से लेकर के 1952 तक जो चुनाव कराए गए थे, 1951 से लेकर 1952 में जो चुनाव हुए थे, वो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की देखरेख में करवाए गए थे और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ही थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लोकतंत्र की आवश्यक संस्था नहीं है। ए नंबर ऑप्शन चुनाव आयोग, बी नंबर ऑप्शन न्यायपालिका, सी नंबर ऑप्शन योजना आयोग, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा योजना आयोग। योजना आयोग संसदीय लोकतंत्र की कोई संस्था नहीं है, या कह सकते हो कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है और ना ही संसदीय लोकतंत्र में इसकी कोई विशेष पहचान है। योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो योजना आयोग भारत देश के विकास में इसे लागू किया गया था, जिसमें हर 5 वर्षों के लिए किसी मॉडल पर आधारित इसको बनाया गया था, जिसमें हर एक 5 वर्षों पे किसी एक टारगेट पर फिक्स किया गया था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी में इंडस्ट्री पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। इसके बारे में अगले किसी वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा योजना आयोग क्या है। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो फिलहाल 15 मार्च
15 मार्च 1950 को की गई थी। 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना के लिए विशेष प्रस्ताव जॉन मथाई ने प्रस्तावित किया था, या कह सकते हो कि जॉन मथाई के द्वारा विशेष प्रस्ताव रखा गया था, विशेष सिफारिश की गई थी कि योजना आयोग को लागू करना चाहिए। और इतना ही नहीं, योजना आयोग की जो स्थापना की जो सिफारिश थे वो केसी नियोगी समिति के द्वारा किया गया था। केसी नियोगी समिति के द्वारा योजना आयोग की सिफारिश की गई थी और जॉन मथाई के द्वारा एक योजना आयोग का प्रस्ताव रखा गया था। योजना आयोग की अगर समाप्ति की बात करते हैं तो योजना आयोग की समाप्ति 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंच पर से एक आह्वान किया गया था कि 2015 से योजना आयोग का जो काम होगा उसे बंद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो योजना आयोग भारत में 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव के और केसी नियोगी की सिफारिश के बाद चालू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? ऑप्शन को देखते हैं। सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, बिल्कुल सही बात है, सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए। अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व का विकास के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए भी हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। सही ऑप्शन की बात करते तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र का अधिकार सरकार से की ज्यादतियों से रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हो कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, अधिकतम सीमा का उपयोग करने के लिए और लोकतंत्र परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए हमें लोकतंत्र का अधिकार चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संवैधानिक गारंटी, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक गारंटी लोकतंत्र अधिकारियों के बुनियादी लक्षणों में से एक है। सार्वभौमिक उपलब्धता, ये भी बिल्कुल सही बात है। और न्यायिक संरक्षण यानी कि कह सकते हो कि संवैधानिक गारंटी, सार्वभौमिक उपलब्धता और न्यायिक संरक्षण लोकतंत्र अधिकार की बुनियादी लक्षण है। तो इसलिए सही आंसर हमारा हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक।